हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है आपका सत्ता की साझेदारी। देखिए, अभी तक हमने भूगोल के चैप्टर्स कर लिए, भूगोल के अध्याय कर लिए और इतिहास के अध्याय कर लिए। अब हमारा ये जो पहला चैप्टर है आज, ये किसका है? नागरिक शास्त्र का है। ठीक है, तो इसका टाइटल है सत्ता की साझेदारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। बेल्जियम में कैसी सरकार है, इसके बारे में पूछा गया है। तो पहले तो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि बेल्जियम है कहाँ पर। तो बेल्जियम हमारा यूरोप का एक देश है और उसकी जनसंख्या लगभग हरियाणा, जो हमारे यहाँ एक राज्य है, उसकी जनसंख्या से भी काफ़ी कम है। इसके आसपास के अगर देशों की बात करते हैं तो है आपका जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, ये इसके आसपास के देश हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर किस तरीके की सरकार है। तो पहला दिया हुआ है सामूहिक सरकार, दूसरा सामुदायिक सरकार, राजतंत्र या एक पक्षीय सरकार। देखिए, इसका सही आंसर तो है सामुदायिक सरकार। तो बेल्जियम में कैसी सरकार है? सामुदायिक सरकार है। अब इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि सामूहिक सरकार, राजतंत्र, एक पक्षीय सरकार या फिर सामुदायिक सरकार आखिर होती क्या है। तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लीजिए। देखिए, राजतंत्र तो क्या होता है, जब राजशाही जो परिवार होता है, ठीक है, उसका ही पूरा शासन होता है किसी देश पर या किसी देश की जनता पर, तब हम उसे क्या कहते हैं कि राजतंत्र है वहाँ पर। ठीक है, तो वो हो गया आपका राजतंत्र। दूसरा सामुदायिक सरकार, नाम से ही पता चल रहा है, यानी समुदाय की सरकार, किसी एक कम्युनिटी की सरकार होती है, किसी एक समुदाय की जब सरकार होगी, यानी कि ऐसी सरकार जिसमें समुदाय के लोग होंगे और वह नियम बना रहे होंगे, कानून बना रहे होंगे और उससे पूरा देश संचालित हो रहा होगा, तब हम उसे कहते हैं सामुदायिक सरकार। और ऐसी ही सरकार कहाँ पर है? बेल्जियम में। वहीं बात आती है एक पक्षीय सरकार। अगर बात करेंगे एक पक्षीय सरकार की, ऐसी सरकार जिसमें सिर्फ एक पक्ष हो, विपक्ष की जिसमें कोई भूमिका ही नहीं है, सारा का सारा काम वही एक पक्ष कर लेता है, दूसरे पक्ष का वहाँ पर कोई रोल, कोई भूमिका नहीं है, तब वैसी सरकार कहलाती है एक पक्षीय सरकार। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सामूहिक सरकार की बात करते हैं, तो जब समूह के बहुत सारे लोग मिलकर किसी सरकार का निर्माण करते हैं, तब हम उसे कहते हैं सामूहिक सरकार। तो बिल्कुल साधारण शब्दों में हमने 4 तरीके की जो सरकारें हैं इनके बारे में देख लिया: राजतंत्र, सामुदायिक सरकार, एक पक्षीय सरकार और सामूहिक सरकार, जिसमें बेल्जियम, जो कि यूरोप का एक देश है, जिसके जो निकटवर्ती देश, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और आपका ये नीदरलैंड आता है, वहाँ पर कैसी सरकार है? तो वहाँ पर सामुदायिक सरकार है। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? ठीक, तो पहली बात तो श्रीलंका की थोड़ी सी स्थिति हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस बात, क्योंकि देखिए जो ये पहला आपका अध्याय है सत्ता की साझेदारी, इसमें उन्होंने 2 उदाहरण लेकर के सत्ता की साझेदारी को समझाया है। एक उदाहरण उन्होंने बेल्जियम का लिया है, एक उदाहरण उन्होंने श्रीलंका का लिया है हमारी जो बुक है उसमें। तो इसलिए हमें बेल्जियम की स्थिति भी पता होनी चाहिए और श्रीलंका की स्थिति भी पता होनी चाहिए। तो बेल्जियम की हमने पता कर ली, अब थोड़ा सा श्रीलंका की देख लेते हैं। श्रीलंका आपका एक द्वीपीय देश है। जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो देखते हैं अक्सर पास में, जैसे अगर भारत का ये जो आपका दक्षिणी इलाका है भारत का, तमिलनाडु का, इसके पास में हमें कुछ इस तरीके का एक द्वीपीय देश दिखाई देता है। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब ये है चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, और तमिलनाडु जो कि भारत का ही एक राज्य है, इसके पास में है। ठीक, अब पूछा गया है कि यहाँ पर स्वतंत्रता कब आई और ये कब स्वतंत्र हुआ था। तो देखिए, ये स्वतंत्र हुआ था 1948 में। 1948 में इसे स्वतंत्र घोषित किया गया था। किसे? श्रीलंका को।
1947 हमें पता है भारत का स्वतंत्रता दिवस, मतलब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, जबकि 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत का एक गणतंत्र, भारत गणतंत्र के रूप में सामने आया था। ठीक है, चलिए। और वहीं 1945 अगर सन हम देखें तो 1945 में हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है यानी द्वितीय विश्व युद्ध हमारा 1945 में ख़त्म हो गया था। तो ये कुछ अदर ऑप्शन से जो संबंधित आपकी जानकारी थी हमने वो देखी, और इसके साथ ही साथ श्रीलंका में राष्ट्रीय स्वतंत्रता कब आई थी वह भी हमने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं, और श्रीलंका की जो स्थिति है वह भी देख ली हमने। आगे चले। देखिए, प्रयास यही रहता है कि आपका एक प्रश्न के साथ आप कई प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर पाएँ, है ना। उसके साथ इतनी जानकारी आपको मिल जाए कि अगर उससे संबंधित कोई और प्रश्न आता है तो आप उसे उत्तर दे पाएँ आराम से। चलिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हमसे पूछा जा रहा है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। गृह युद्ध, गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं या गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। चलिए, इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। गृह युद्ध होता क्या है। देखिए, श्रीलंका जब स्वतंत्र हुआ 1948 में, तब हमने देखा कि श्रीलंका की जैसे ही स्वतंत्रता मिली वैसे वहाँ पर दो समुदाय हैं या दो भाषा ग्रुप या दो भाषा समूह वहाँ पर थे। एक था आपका सिंहली भाषा, इसे मैं उदाहरण से समझा रही हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। सिंहली भाषा बोलने वाला वो लोग जो सिंहाली बोलते थे। एक है आपके जो बोलते थे तमिल, और तमिल में भी हमारे एक दो में विभाजित थे। एक थे जो भारत से गए हुए तमिल थे, उनके बच्चे जो लोग अब वहाँ पर रह रहे थे, क्योंकि हमें पता है श्रीलंका भी क्या था, उपनिवेश था, ब्रिटिशर्स का उपनिवेश, कॉलोनी था। उन्होंने यहाँ से तमिलनाडु के बिल्कुल नज़दीक पड़ता था आपका श्रीलंका, तो तमिलनाडु से तमिल्स को ले जाकर के कहाँ पे बसाया, श्रीलंका में बसाया, और वहाँ पे अपने उद्योगों में उनसे काम करवाया गया। ठीक, किसने करवाया, ब्रिटिशर्स ने करवाया। तो तमिल्स जो यहाँ पर थे वो दो तरीके के हैं श्रीलंका में, एक तो जो भारत से गए और एक जो वहाँ पर मूल रूप से रह रहे थे। एक तो वो जो भारत से गए और एक जो वहाँ पर मूल रूप से रह रहे थे। भारत से गए मतलब भारत से जो लोग गए थे उनके बच्चे वगैरह, मतलब आगे वाली आने वाली पीढ़ियाँ जो वहाँ पर रह रही थी। तो जब श्रीलंका स्वतंत्र होता है तो ये जो हैं आपके सिंहाली जो बहुसंख्यक हैं यानी कि बहुत अधिक मात्रा में या इनकी जनसंख्या वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। इन लोगों ने सरकार पर अपना कब्जा करने की कोशिश की और ये लोग सरकार में आ जाते हैं, और जैसे ही ये सरकार में आते हैं, ये जो यहाँ पर तमिल्स थे, देखिए सिंहाली की जो जनसंख्या है वह ज़्यादा थी, और जो तमिल भाषी थे, जो लोग तमिल बोलते थे, इनकी जनसंख्या कम थी। ठीक है, तो जब श्रीलंका आपका स्वतंत्र हुआ 1948 में, तो सत्ता में कौन आते हैं, सत्ता में आते हैं सिंहाली। जाहिर सी बात है, इनकी जब जनसंख्या ज़्यादा है तो यही लोग सत्ता में आएंगे। तो जब ये सत्ता में आते हैं तब ये तमिल जो है उनके साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। उनकी भाषा को ना तो ये पहचान देने की कोशिश करते हैं, यानी ये पूरी तरीके से अपने फैसलों को तमिल पर लागू करने की या उन पर थोपने का प्रयास करते हैं। जो सिंहाली बहुल सरकार है वह इन पर, तमिल्स पर अपने फैसले थोपने का प्रयास करती है। इस वजह से होता क्या है कि ये जो तमिल हैं, इन्हें ये महसूस होता है कि यह जो सरकार है यह हमारे तो हित के बारे में सोच ही नहीं रही है, ना हमारी भाषा के बारे में सोच रही है, ना हमारी संस्कृति के बारे में सोच रही है। ये पूरी तरीके से हमारी भाषा, हमारी संस्कृति को खत्म कर देना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं। तो लेकिन तमिल्स क्या सोचते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे, हम विद्रोह करेंगे। किसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे। और सरकार कैसी है, सिंहाली बहुल लोगों की सरकार है, जो कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में मौजूद है इस समय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले लें कि वहाँ
युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। और ये जो हिंसक लड़ाई होती है ना, ये किसके द्वारा होती है? देश के ही लोगों के द्वारा। ठीक, यानी एक देश में सिंहाली भी रह रहे हैं, तमिल भी रह रहे हैं। सिंहाली जो नियम बना रहे हैं, सिंहाली क्या है? सरकार में है। सिंहाली जो नियम बना रहे हैं सरकार चलाने के लिए या देश को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए, सिंहाली सरकार जो नियम बनाती है वह नियम भेदभावपूर्ण है। किसके साथ में? तमिल लोगों के साथ में। सिंहाली सरकार तमिल जो लोग हैं उनकी संस्कृति का ध्यान नहीं रखती, उनकी भाषा का ध्यान नहीं रखती, उन पर पूरी तरीके से अपने फैसले थोपना चाहती है। तब ऐसे में क्या होता है कि जो तमिल हैं वह विद्रोह करते हैं। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। तो इतना विद्रोह बढ़ जाता है तमिल का कि ऐसा लगता है कि देश में युद्ध का माहौल बन गया है। तब इस तरीके के युद्ध को हम क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। यानी कैसा युद्ध? एक ही घर में, एक ही देश में होने वाला युद्ध। किनके बीच में? दो भाइयों के बीच में। एक तरीके से दो भाइयों के बीच में। अब इस युद्ध में दो देश नहीं है, ठीक, दो भाषा वर्ग हैं या दो भाषा के लोग हैं, एक सिंहाली और एक तरफ तमिल। ठीक, समझ में आया? मेरे हिसाब से गृह युद्ध समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, दो देश नहीं है, उनके बीच युद्ध नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से देखिए क्या होता है जब हमारी लड़ाई होती है, तो एक तो लड़ाई दो पड़ोसियों की हो गई, यानी पड़ोसी ए पड़ोसी बी, इनके बीच में लड़ाई होती है, तो हम क्या कहते हैं? उसे बाह्य युद्ध कहते हैं। जगह को लेकर ही कि आपने, हमारे मकान यहाँ तक था और तुम्हारा मकान यहाँ तक था, तो ए कहता है कि तुमने हमारे मकान, अपना मकान आगे बढ़ा करके हमारी ज़मीन ले ली, है ना। तो एक टाइप की लड़ाई हो जाती है, एक तरीके का युद्ध हो जाता है। तो दो पड़ोसियों के बीच में हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि घर के ही दो भाई कहते हैं हमारा बंटवारा कर दो, हमें अलग अलग रहना है। तब जो युद्ध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? गृह युद्ध बोलते हैं, गृह कलेश भी बोलते हैं। ठीक, बिल्कुल, अगर हम घर की भाषा में बोले, एकदम सिंपल भाषा साधारण में, तो गृह क्लेश बोलते हैं उसको। ठीक है, तो क्या हो रहा है उसमें कि एक ही देश के रहने वाले दो अलग अलग जाति के या दो अलग अलग भाषा के लोग हैं जो क्या कह रहे हैं कि हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तब उस युद्ध को हम क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? तो चलते हैं हम आगे। ठीक, इसकी परिभाषा याद रखिएगा और एक उदाहरण लिख लीजिएगा। उदाहरण जैसे कि श्रीलंका का गृह युद्ध। ठीक है, श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ था 1948 के बाद में, उसे हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है एथनिक या जातीय से क्या तात्पर्य है। एक शब्द है एथनिक या जातीय, इससे आप क्या समझते हैं या इसका क्या मतलब है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं इससे क्या समझते हैं। ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। देखिए, एथनिक या जातीय क्या होता है? एक समाज, जैसे हमारा समाज ही हम बात कर लें, यहाँ पे हर समूह, ठीक है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, हम क्या सब अपने अपने संस्कृति को मानते हैं, अलग अलग मानते हैं। लेकिन सामाजिक विभाजन है ऐसा समाज, यानी समाज इस तरीके से बटा हुआ हो जहाँ पर हर समूह, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुसलमान हो, हिंदू के अंदर भी चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो वैश्य हो, कोई भी हो, वह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। वो ये नहीं मानते कि हमारी संस्कृति और इनकी संस्कृति एक है, सब अपनी संस्कृति को अलग मानते हैं। तब हम, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके पास में स्वतंत्रता है, आप जैसे चाहो अपने
संस्कृति को आप अपना सकते हैं। ठीक, आपसे किसी भी तरीके की कोई भी किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। तब ऐसे समूह को या ऐसी जातीय इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ऐसे सामाजिक विभाजन को हम क्या कहते हैं, एथनिक या जातीय। ठीक, एथनिक या जातीय क्या होता है, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, मतलब यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। ठीक है, समझ में आ गया एथनिक या जातीय क्या होता है। उदाहरण के समय तरह से हमने देख भी लिया। ठीक है, चलिए तो चलें आगे। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर पूछा गया है, बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है। ठीक, बहुसंख्यकवाद, एक होते हैं अल्पसंख्यक, एक होते हैं बहुसंख्यक। अगर हम शब्द से भी समझें, ठीक है, तो ही हमें समझ में आता है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। दरअसल अल्पसंख्यक, संख्यक यानी कि संख्या और अल्प यानी कि कम, तो जिनकी संख्या कम है वो हो गए अल्पसंख्यक, तो जिनकी संख्या ज़्यादा है वह हो गए बहुसंख्यक। ये तो समझ में आया कि बहुसंख्यक क्या होते हैं, लेकिन बाद में ये जो वाद लगा दिया है, बहुसंख्यक तो समझ में आ गया, लेकिन बाद में ये जो वाद लगा दिया है, अब इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब देखिए, बहुसंख्यकवाद क्या है, ऐसी व्यवस्था जिसमें देश में रहने वाला बहुसंख्यक समुदाय अपने मनचाहे ढंग से शासन करे और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना करे, बहुसंख्यकवाद कहलाता है। अब बहुसंख्यकवाद क्या है, एक तरीके की व्यवस्था है। ठीक, कैसी व्यवस्था, जिसमें जो बहुसंख्यक होंगे, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी, सारे फैसले लेने का अधिकार उन्हें ही होगा, सारे नियम बनाने का अधिकार उन्हीं को होगा, शासन को चलाने का अधिकार उन्हीं को होगा, और वे ऐसे फैसले लेते हैं, इस तरीके से शासन चलाते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी बिल्कुल अनदेखी कर दी जाती है और मनचाहे ढंग से उन पर अपने फैसले थोपने की कोशिश की जाती है। तब ऐसी व्यवस्था को या ऐसे देश की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, बहुसंख्यकवाद कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। उदाहरण आप लोगों के दिमाग में बड़े अच्छे से आ रहा होगा, जैसे हमने क्या देखा था, श्रीलंका। श्रीलंका में भी तो यही हो रहा था। जो सिंहाली थे, सिंहाली बोलने वाले जो लोग थे और जो तमिल बोलने वाले लोग थे, तमिल क्या थे, अल्पसंख्यक थे, उनकी संख्या कम थी, उनकी जनसंख्या कम थी। सिंहाली क्या थे, बहुसंख्यक थे, उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी। और सरकार में किसका शासन था, कौन देश को चला रहा था, सिंहाली चला रहे थे। सिंहाली बहुसंख्यक थे और वो क्या कर रहे थे, तो वो अपने नियम, अपने कानून, अपनी सारी मनचाहे जो फैसले थे वह अल्पसंख्यक तमिलों पर थोप रहे थे। ठीक, उनके हर तरीके के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी अनदेखी कर रहे थे, उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। तो इसलिए श्रीलंका किस तरीके का उदाहरण है, बहुसंख्यकवाद का उदाहरण है। और इसी बहुसंख्यकवाद की वजह से वहाँ पर क्या पनपा, वहाँ पर गृह युद्ध पनपा। ठीक है, समझ में आया। चीज़ों को जोड़कर देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और याद भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक, बस थोड़ा सा चीज़ों को जोड़ के और उनका मतलब समझने की कोशिश करिएगा। बहुसंख्यकवाद क्या हमने तोड़ा, बहुसंख्यक और वाद। बहुसंख्यक यानी कि ज़्यादा जो संख्या है, जिनकी संख्या ज़्यादा है, अगर वही सत्ता में शासन कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, उस शासन के दौरान जो लोग कम संख्या में हैं उनकी अनदेखी कर रहे हैं, उनके मूल अधिकारों या उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तब ऐसी व्यवस्था या शासन की ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, बहुसंख्यकवाद कहते हैं। उदाहरण के लिए श्रीलंका में क्या था, बहुसंख्यकवाद था। ठीक है, ठीक, समझ में आया। आगे चलें, चलो। अच्छा, नेक्स्ट जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, पूछ रहे हैं वैध सरकार से आप क्या समझते हैं। अब सरकार तो हमें समझ में आता है,
कि सरकार क्या होती है, लेकिन यहाँ प्रश्न दूसरा पूछ लिया गया है। यहाँ पूछ लिया गया है वैध सरकार, यानी सरकार का एक कोई प्रकार है वैध सरकार। अब देखते हैं वैध सरकार क्या है। वह सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है उसे क्या कहते हैं, वैध सरकार कहते हैं। यानी सरकार जनता की अनुमति से या जनता की इच्छा से जब चुनी जाती है तो उसे कहते हैं वैध सरकार। क्योंकि देखिए सरकार किस पर शासन करती है, किसके लिए चुनी जाती है सरकार। हम जो अपनी सरकार चुनते हैं, उदाहरण के लिए हम मोदी सरकार लाए, हम अपने यहाँ राज्य में योगी जी की सरकार लाए, तो क्या है, वो क्यों आई हैं ये सरकारें? हम पर ही तो, हमारे लिए ही तो वो लोग अच्छे काम करती हैं, हम ही चुनकर भेजते हैं और हमारे लिए ही अच्छे अच्छे नियम, अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आती हैं जिससे हमारा विकास हो सके। हमारा से मतलब हमारे देश का विकास हो सके। यहाँ पर जब हमारा विकास होगा तो हमारे देश का निश्चित तौर पर विकास होगा। यानी ऐसी सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वैध सरकार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जनता की पूरी इच्छा शामिल होती है कि ये सरकार हम पर क्या करे, शासन करे, हमारे लिए अच्छे अच्छे नियम बनाए, अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आए जिससे हम आगे बढ़ सकें, विकास कर सकें। ठीक है, तो वैध सरकार क्या होगी? ऐसी सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है उसे वैध सरकार कहते हैं। ठीक है, वहीं अवैध सरकार क्या होगी? जब जनता न चुने और अपने आप कोई शासक आ जाए। ठीक है, जनता उससे बहुत परेशान है, जनता नहीं चाहती कि वो हमारे लिए नियम बनाए, हमारे लिए कानून बनाए, हमारे लिए योजनाएं लाए, क्योंकि जनता जानती है उसकी जो द्वारा या उस सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लाई जाएंगी वह हमारे फ़ायदे के लिए नहीं होंगी, वह उनके फ़ायदे के लिए होंगी। तो ऐसी सरकार को क्या कहते हैं? अवैध सरकार कहते हैं, जिसमें जनता की इच्छा शामिल नहीं है जिस सरकार के चयन में। ठीक।